लगता है काम का टाइम आ गया है। गुल्लू उस्ताद के लिए बाज़ल की अपने अड्डे पर आमद चुका देने वाली थी, इसलिए फौरन ही नतीजा अख्ज़ कर लिया। बिल्कुल ठीक समझे उस्ताद, काम का टाइम आ गया है और तुम्हें इस टाइम पर बड़ी फुर्ती दिखाना है। बाज़ल ने इसके सामने बेतकल्लुफ़ी से बैठते हुए जवाब दिया। तुम डिटेल बोलो, अपन के पास एक से एक चीता बंदा है, ऐसी तेजी दिखाएगा अपन के तुम भी देखते रह जाओगे। गुल्लू उस्ताद ने बोलते हुए शायद अपने बॉडी गार्ड को कोई इशारा किया था कि वो नहायत तेजी से इनके सामने पीने पिलाने के लवाजमात सजाने लगा। पड़ोस से माल की नई खेप आ रही है। बाज़ल ने इसकी तरफ कदरे झुकते हुए सरगोशी में इत्तला दी। कब, कहाँ? गुल्लू उस्ताद के भी कान खड़े हुए। कल वही थर साइड पर मामूल के मुताबिक खेप को लतीफ सोमरू वसूल करेगा और इससे हम रिसीव करके आगे पहुंचाएंगे। हमें क्या करना होगा? गुल्लू उस्ताद पूरी तरह पुरजोश था। हमारे पहुंच से पहले ही माल पर कब्जा। इस तरह एक तरफ तो माल हमारे हाथ में आ जाएगा और दूसरी तरफ लतीफ सोमरू की साख खराब हो जाएगी। अच्छा मंसूबा है, पर मामला इतना सीधा नहीं रहेगा। हम माल खुद से बेचने और ठिकाने लगाने की कोशिश में पकड़े भी जा सकते हैं। दूसरे लतीफ सोमरू का भी कुछ खास नहीं बिगड़ेगा। इस साइड पर इसका होल्ड है, ऊपर वाले इसको डांट फुटकार कर दोबारा नरम पड़ जाएंगे। इस इलाके में वो वाहिद बंदा है जो मामलात को अच्छी तरह समझता है। तुम इसको इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकोगे। गुल्लू उस्ताद ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तुम बस अपने हिस्से का काम करो, और वो भी इतनी फुर्ती और सफाई से कि किसी के कानो कान खबर न हो सके कि माल को आसमान खा गया, जमीन निकल गई। बाकी सारा मैंने बंदोबस्त कर रखा है कि माल को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाना है। एक पार्टी से एडवांस में भी सौदा हो गया है मेरा। बाज़ल बहुत पुरजोश था। वाह यार, तुम तो बहुत तेज जा रहे हो। गुल्लू ने इसे दाद दी। मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज जा रहा हूँ। कहो तो एक खुशखबरी और सुनाऊं? बाज़ल ने एक बड़ा सा घूंट भरते हुए तरंग में जवाब दिया। क्यों नहीं यार, जरूर सुनाओ। मेरी माँ ताजबर लतीफ सोमरू की बेटी के लिए मेरा रिश्ता लेकर गई थी। आजकल में सोमरू इस रिश्ते के लिए हाँ कहने वाला है। क्या सचमुच? गुल्लू को इस खबर ने हैरान कर डाला। लतीफ सोमरू बेशक घपलेबाज और फ्रॉडी आदमी था, लेकिन हमेशा यही सुनने में आया था कि वो लोग रिश्ते नाते चांद पटक कर अपनी बराबरी के लोगों में करते हैं, और बाज़ल का तारुफ मशकूक था। इरफानुल्लाह साहिब ने खुसूसी सिफारिश की है इस रिश्ते के लिए। बाज़ल ने आंख का कोना दबाकर इसे आगाह किया और बात को जारी रखते हुए बोला। जब से सोमरू का बड़ा बेटा शकील बिस्तर से लगा है, इसमें ज्यादा दमखम नहीं रहा है। बेटे के बिस्तर से उठने का कोई इम्कान होता तो सोमरू नखरेबाजी करता भी, लेकिन अब इसे अपना हाथ बटाने को और मामला संभालने को जवान खून की जरूरत है। इस काम लिए कोई शरीफजादा तो बेकार है, इसलिए वो मेरे रिश्ते पर गौर कर रहा है। ओह, इसकी जुबानी हकायक जानकर गुल्लू दादा बस इतना ही कह सका। मैं तो बोलता हूँ कि माल पर कब्जा करते करते मौका मिले तो सोमरू को भी पार लगा देना, या कम अज कम इसके बेटे की तरफ बिस्तर से लगा दो। फिर देखता हूँ मैं कैसे दामाद से बढ़कर बेटा होने का हक अदा करता हूँ और सोमरू के सारे मामलात को संभालता हूँ। इसके अंदर की खबासत इसके लहजे और आंखों से छलकी पड़ रही थी। माल में अपन का हिस्सा कितना होगा? गुल्लू उस्ताद को इसके किरदार से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए सीधा कारोबारी सवाल किया। इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, माल को आगे भेजने की जिम्मेदारी भी मेरी है, तो इस हिसाब से मेरा हिस्सा ही ज्यादा बनता है। मगर चलो, ये अपनी पहली डील है, तो मैं खारसगाली के तौर पर तुम्हें 50% हिस्सा दूंगा। बाज़ल ने हाथम ताई की कब्र पर लात मारी। 60% से कम पर डील नहीं होगी। गुल्लू उस्ताद ने संजीदगी से इसे जवाब दिया। क्या कहा? 60%? बाज़ल को जैसे करंट लगा। हमारे लिए इस काम में रिस्क ज्यादा है। बंदे, गाड़ियां, हथियार सब हमारा होगा। कुछ मालूम नहीं काम पूरा होते हुए कितने बंदे काम आ जाए। आगे से इनके खानदानों की भी देखभाल करना पड़ती है। जिनके माल पर हाथ डाल रहे हैं, इन्हें कोई सुनगुन मिल गई तो वो अलग खाता खुल जाएगा। इसलिए अपन साफ बोलता है कि 60% से कम में ये डील नहीं हो सकती। तुम ज्यादा मांग रहे हो उस्ताद, बाज़ल ने शिकायती लहजे में कहा। माल में से ज्यादा हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन इस डील में फायदा तो ज्यादा तुम्हारा ही होने वाला है। लतीफ सोमरू की गद्दी पर कब्जा जमाकर एक तरफ तुम माल समेटोगे तो दूसरी तरफ इसके मैदान से हट जाने से इरफानुल्लाह का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी तो इसे खतरा रहता है ना कि पार्टी लीडर की खुशामदेद करके लतीफ सोमरू इससे अच्छी वजारत हासिल कर लेगा, पर जब सोमरू का पता कट जाएगा तो फिर कौन होगा जो फायदे उठाएगा? गुल्लू उस्ताद ने अपनी गुफ्तगू से वाज़ेह कर दिया कि वो इतना भी अनजान और मासूम नहीं कि सियासी उतार चढ़ाव की खबर न रखता हो। बड़े जिद्दी हो उस्ताद, लेकिन चलो, मैं अपनी पहली डील है तो तुम्हारी बात रख लेते हैं। तुम्हारा हिस्सा 60% ही सही। बाज़ल को बिलाखिर हथियार डालने पड़े। अब बाकी के मामला तय कर लेते हैं। पूरी तफसील सामने रखो ताकि इसी हिसाब से अपन प्लानिंग कर सके। गुल्लू उस्ताद का अंदाज खालिसतन कारोबारी था। बाज़ल इसकी फरमाइश पर इसे तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के साथ साथ इसे इसके सवालों के जवाब देता रहा। काफी तवील मीटिंग के बाद भी आखिर इनके दरमियान तमाम मामला तय पा गए और बाज़ल वहाँ से रुखसत हुआ। ये आदमी सांप से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला है, हमें इससे हर लम्हा होशियार रहना होगा। बाज़ल के रुखसत होते ही गुल्लू उस्ताद का गूंगा बहरा बॉडीगार्ड बोल उठा। अपन समझता है लाडले, पर किस्मत का खेल देख के इस सांप ने खुद ही हमारी कछार का रुख किया है। अपन को थोड़ा मौका मिलने दो, अपन ऐसे इसका सर कुचलेंगे कि सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। गुल्लू उस्ताद ने इसकी फीट तबकते हुए पूरे यकीन से तसल्ली दी तो वो मुतमईन सा हो गया। अगली मीटिंग इसके और गुल्लू उस्ताद के दरमियान हो रही थी, जिसमें तमाम एहतियाती तदाबीर को भी जेर बहस लाया जा रहा था। इस मीटिंग के चंद घंटों बाद बॉडीगार्ड को एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ जिसमें तंबीह की गई थी, बाज़ल से होशियार हो, सोमरू से छुटकारा पाने के बाद वो तुम लोगों को ही पत्ता साफ करने का इरादा रखता है। इसने जवाबी मैसेज किया, बेफिक्र रहें,
ہم جانتے کہ سانپ پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ معزز سامعین حضرات، بقیہ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔